वीडियो में हम तटस्थ वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोज में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित उपयोगिता विश्लेषण की चर्चा की थी। मार्शल और उसके समर्थक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसे संख्यात्मक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, उपयोगिता की अंतर्व्यय की तुलना की जा सकती है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानकर चलते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, आत्मनिष्ठ धारणा है, उसको मापा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति किसी वस्तु या वस्तुओं के संयोग से जो उपयोगिता प्राप्त करता है वह यह नहीं बता सकता कि उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है, लेकिन वह इतना बता सकता है कि उसे वस्तुओं के संयोग से कम या अधिक उपयोगिता मिल रही है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण के विपरीत क्रमवाचक विश्लेषण में हम उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से करते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग सबसे पहले एडवर्थ ने 1881 में किया था। उसके बाद 1906 में इसको परेटो ने संशोधित रूप में प्रयुक्त किया और हिग्स, एलन इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने इसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। तटस्थ वक्र विश्लेषण में हम तटस्थ वक्र की धारणा को देखने से पहले सबसे पहले यह देखेंगे कि यह विश्लेषण किन किन मान्यताओं को लेकर चलता है। तो सबसे पहले विश्लेषण की मान्यता है कि उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता को यह पता होता है कि उसके उपभोग के लिए कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं और उनकी कीमत कितनी है। उसे वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। इस विश्लेषण की अगली मान्यता है कि हम एक बजट सीमा लेकर चल रहे हैं। बजट सीमा का मतलब है कि उपभोक्ता की जो आय है वह जो वस्तुओं की कीमत है और वस्तुओं पर जो व्यय कर रहा है, विभिन्न वस्तुओं पर जो व्यय कर रहा है, विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय के योग के बराबर है। दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी आई क्यू आई कह सकते हैं, और ये एम इसके बराबर या इसके से कम है। एम इज ग्रेटर देन सिग्मा पी आई क्यू आई। क्यू आई विभिन्न वस्तुएं हैं, पी आई उन विभिन्न वस्तुओं की कीमतें हैं। दूसरी बात जो इस विश्लेषण में हम लेकर चलते हैं वह है संक्रमकता। संक्रमकता की मान्यता है कि संक्रमकता मतलब ट्रांजिटिविटी, यानी उपभोक्ता जो वस्तुओं का विभिन्न संयोगों का जो उपभोग करता है वो विभिन्न संयोगों में उसका जो प्रेफरेंस है वह संगत है, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मान लीजिए ए वस्तुओं का संयोग है, ए कमोडिटी कॉम्बिनेशन है जिसमें वस्तुओं की मात्रा दी हुई है। इस कमोडिटी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता बी कमोडिटी कॉम्बिनेशन को, बी वस्तुओं के संयोग को ज़्यादा प्रेफर करता है, और यदि मान लीजिए उपभोक्ता सी कमोडिटी कॉम्बिनेशन है उसको ए से ज़्यादा प्रेफर करता है, तो वह इस केस में जो बी है वो सी बी को भी ज़्यादा प्रेफर करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता दो संयोग हैं ए और बी, जिस तरह से वो ए को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, सी और ए जो दो संयोग हैं उनमें से वह सी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो वह बी को भी प्रेफर
बी से सी को प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर उपभोक्ता की जो प्रेफरेंस है वो संगत है, उनमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है। अगली मान्यता है उपभोक्ता के पास उसका अधिमान फलन है, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता अपनी रुचियों, टेस्ट इत्यादि के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के उपभोग के संदर्भ में अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो अधिमान हैं, उनको व्यक्त कर सकता है। और मान लीजिए वस्तुओं के जो कॉम्बिनेशंस हैं, ए, बी, सी, डी, ये वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस हैं, वस्तु समूह हैं ये। और मान लीजिए वस्तु समूह जो है, उपभोक्ता मान लीजिए इसको एक क्रम दे रहा है, इसको दूसरा क्रम दे रहा है, इसको तीसरा क्रम दे रहा है, इसको चौथा क्रम दे सकता है। तो इन उपभोक्ता के पास विभिन्न वस्तु संयोगों के बीच में अपना अधिमान वह व्यक्त कर सकता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि हम यहाँ पर क्रम की बात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए ए संयोग के लिए सपोज 10 अंक दिए जाएं, तो और बी के लिए वो 10 से कम अंक ही होंगे, चाहे वो अंक 8 हो सकता है। अगर इसको 10 अंक दे रहे हैं तो ये 8 अंक हो सकता है, और ये क्रम है। अगर हम इसको 10 अंक दे रहे हैं तो इसको 8 अंक दे सकते हैं, 9 अंक दे सकते हैं, 9.5 दे सकते हैं, 9.9 अंक दे सकते हैं। उससे कम अंक हम देंगे। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता ए को बी से ज्यादा प्रेफर करता है, बी को सी से ज्यादा प्रेफर करता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता के पास उसका अधिमान फलन दिया हुआ है। इसके बाद अगली मान्यता इस विश्लेषण में लेकर चलते हैं कि बाह्यता का अभाव है, जिसका मतलब ये है उपभोक्ता जब वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो वह अन्य व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं के उपयोग करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका उपभोग अन्य व्यक्तियों के उपभोग से स्वतंत्र है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में हम ये विभिन्न मान्यताएं लेकर चलते हैं। अब आते हैं कि तटस्थता वक्र हम किसे कहते हैं। इसको डिफाइन करने की बात यदि आती है तो तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से हम उपभोक्ता के व्यवहार का जब अध्ययन करते हैं तो तटस्थता वक्र मान लीजिए उपभोक्ता हम मान लीजिए दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, और उसके पास विभिन्न वस्तुओं के संयोग उसको दिए हुए हैं। मान लीजिए हम इधर संयोग ले, ये प्रथम संयोग है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स वस्तु की एक इकाई है और इधर मान लीजिए 18 इकाइयां वस्तु की है, वाई वस्तु की। एक संयोग ये है। दूसरा संयोग है, इसकी 2 इकाई है और मान लीजिए इसकी 12 इकाई का संयोग है। तीसरा संयोग मान लीजिए इसकी 3 इकाई है और इसकी मान लीजिए 8 इकाइयां हम ले सकते हैं। चौथा संयोग मान लीजिए इसकी 4 इकाइयां हैं और हम यहाँ पर 4 इकाइयां ले सकते हैं। ये विभिन्न संयोग दिए हुए हैं और इन संयोगों से मान लीजिए उसका जो संतुष्टि स्तर है वह समान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा जो है संतुष्टि स्तर समान है सारे संयोगों से। तो ये उपभोक्ता की अधिमान अनुसूची है, जिसमें जो संयोग हैं वह दिए हुए हैं और इन विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और इन संयोगों को यदि मैं एक ग्राफ के द्वारा चित्रित करूं तो वह तटस्थता वक्र कहलाएगा।
तो तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इस टेबल को, इस सारणी को मैं ग्राफ के द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर सकती हूँ। ओ एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस पर एक्स वस्तु लेंगे हम, यहाँ वाई वस्तु ले रहे हैं। ये तटस्थता वक्र है IC, जिसको हम कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इसका एक संयोग ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, A B C और D संयोग है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 का ही है, ये x4 है। हम इसको ले सकते हैं, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उपभोक्ता x वस्तु और y वस्तु की विभिन्न संयोग यहाँ दर्शाए गए हैं। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट पर। A पॉइंट पर जो कॉम्बिनेशन है OY4 और OX1 का कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार B और C D कॉम्बिनेशंस हैं। इन चारों कॉम्बिनेशंस के बीच उपभोक्ता तटस्थ है, उदासीन है, उसे इन चारों कॉम्बिनेशंस पे समान संतुष्टि मिल रही है। तो तटस्थता वक्र ऐसे संयोगों को दिखाता है जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। इन चारों संयोग A B C D, इनके बीच में और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करें तटस्थता वक्र विश्लेषण की क्या विशेषताएं हैं। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में तटस्थता वक्र की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तटस्थता वक्र की जो विशेषता है वह है तटस्थता वक्र की जो विशेषता है, पहली विशेषता है कि तटस्थता वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक है, स्लोप नेगेटिव है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम A B C D ये बिंदुओं को आप देखिए कि हम A से B C D की तरफ आ रहे हैं, तो उपभोक्ता यदि X वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है तो उसे Y वस्तु की कम मात्रा उपभोग करने को मिल रही है। एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, दूसरी वस्तु की मात्रा घट रही है। तो ये तटस्थता वक्र विश्लेषण के जो ऋणात्मक ढाल है उसको व्यक्त कर रहा है। अगली विशेषता ये है कि तटस्थता वक्र जो है वो उसका ढाल है जो गिरता हुआ होता है। ढाल गिरता हुआ है, इसका मतलब है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, जिसका मतलब है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत हम बाएं से जैसे हम A B C D पॉइंट पर आते जा रहे हैं वैसे जो तटस्थता वक्र है उसका ढलान कम होकर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता x1 की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वह इतनी मात्रा त्याग करता है, लेकिन यदि वो x2 की एक और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए इतनी मात्रा परित्याग कर रहा है और अगली इकाई को प्राप्त करने के लिए वह इतनी मात्रा परित्याग कर रहा है। कहने का मतलब है कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के द्वारा छोड़ी जाने वाली y वस्तु की मात्रा कम और कम होती चली जा रही है। इसके लिए हिग्स ने सीमांत प्रतिस्थापन दर की अवधारणा
प्रस्तुत की है, जिसमें हम सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब है कि x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की परित्याग की जाने वाली मात्रा। यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRX x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y वह घटती हुई है। इस सीमांत प्रतिस्थापन दर घटने के कारण ही जो इंडिफरेंस कर्व है वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर यानी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तटस्थ वक्र की अगली विशेषता है कि यह कि दो तटस्थ वक्र आपस में नहीं काट सकते। तीसरी विशेषता है कि दो तटस्थ वक्र आपस में नहीं काटते। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। ओ एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक इंडिफरेंस कर्व है और मान लीजिए एक ये इंडिफरेंस कर्व है और ये IC1 है, ये IC2 है। इसका एक बिंदु ये है जिसको मैं C पॉइंट कह देती हूँ और एक पॉइंट हम A पॉइंट ले लेते हैं और ये B पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व 1 के C पॉइंट और A पॉइंट पर उपभोक्ता तटस्थ होगा, उदासीन होगा, क्योंकि ये दोनों संयोग हैं उसको समान सेटिस्फेक्शन संतुष्टि दे रहे हैं। और तटस्थ वक्र B पर वह उदासीन होगा दोनों C और B बिंदुओं पर। लेकिन जो C बिंदु है वह दोनों तटस्थ वक्र पर समान रूप से स्थित है। तो उपभोक्ता A, B, C तीनों में तटस्थ होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, उसमें A और B पॉइंट को देखिए कि A पॉइंट पर जो y वस्तु की मात्रा उसे y2 मिल रही है और x वस्तु की मात्रा उसे OX मात्रा मिल रही है। अब इस केस में देखिए कि B बिंदु पर उसे x वस्तु की OX मात्रा और y वस्तु की OY1 मात्रा मिल रही है और A बिंदु पर उसे x वस्तु की OX मात्रा और y वस्तु की OY मात्रा OY2 मात्रा मिल रही है। तो उपभोक्ता को यहाँ पर A बिंदु पर B की अपेक्षा y वस्तु की ज़्यादा मात्रा मिल रही है, तो उपभोक्ता B और C में तटस्थ नहीं रह सकता। लेकिन हमारी संक्रामकता की मान्यता कहती है कि उपभोक्ता यदि A और C में तटस्थ के बीच में तटस्थ है, C और B के बीच में तटस्थ है, तो वह B और A के बीच में तटस्थ होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है। अगली जो विशेषता है इंडिफरेंस कर्व की वह है कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतोष को प्रदान करता है। कहने का मतलब है, हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं, ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, IC2, IC3। तो उपभोक्ता जो है 2 पर 1 की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त करेगा, सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, 3 पर 2 की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त करेगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये 1, 2, 3 इंडिफरेंस कर्व का एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे तटस्थ वक्र की तुलना में उसे ज़्यादा संतोष प्रदान करेगा। तो ये तटस्थ वक्र की विशेषताएं हैं कि इसका ढाल ऋणात्मक है, ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, 2 तटस्थ वक्र आपस में नहीं काट सकते और ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतोष को प्रदान करता है। हमने जब इस जो पहली विशेषता है उसको जब देखा था तो कहा था तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। यदि मान लीजिए हम एक केस लें कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है, मान लीजिए इसका जो स्लोप है वो इस तरह से हो
तो इसमें आप देखिए ए और बी पॉइंट पर दो वस्तु समूह है, तो उपभोक्ता को बी बिंदु पर दोनों वस्तुओं की ज्यादा मात्रा मिल रही है, इसलिए उपभोक्ता बी और ए के बीच में उदासीन नहीं रह सकता, इसलिए तटस्थ वक्र ऊपर ढाल वाले पॉजिटिव स्लोप वाले नहीं हो सकते। इसी प्रकार इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार भी नहीं हो सकता, क्षैतिज भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी कॉम्बिनेशन दोनों में उपभोक्ता को ए पर तो ए से अपेक्षा बी पर उसे एक्स वस्तु की ज्यादा मात्रा मिल रही है, इनमें भी वो तटस्थ नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह जो कर्व है वो इस प्रकार का भी नहीं हो सकता, जिसपे ए पॉइंट और हम बी पॉइंट यदि लें तो बी पॉइंट पर वाई वस्तु की ज्यादा मात्रा मिलने के कारण एक्स की समान रहने पर ए और बी के बीच में तटस्थ नहीं रह सकता। तो ये तटस्थता वक्र की विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।